हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है और इसकी अंतिम वीडियोस हैं, मतलब लास्ट सेकंड वीडियो होगी ये। तो इसके बाद एक आध और वीडियो आएगी, फिर हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग पूरी ख़त्म हो जाएगी। और आप लोगों के इतने सारे प्यार और जो आपके सपोर्ट की वजह से ही आज इंटरनेशनल मार्केटिंग की किताब हमने ख़त्म की है। और ऐसी अगली जो किताब है हमारी, जैसे ऑडिटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हैं और बहुत सारी जो बुक्स हैं आपकी बीकॉम में, उन सब पर भी वीडियो प्रिपेयरिंग हो रही है, उस पर भी तैयारी चल रही है। तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो ताकि जो हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाए, कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर तो इस बैच में हो जाना चाहिए ताकि फिर हमारा भी आगे हौसला बढ़े। तो इसी सब उम्मीद के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास को। तो आज की जो क्लास है वो है व्यक्तिगत विक्रय के लिए। पर्सनल सेलिंग किसे कहते हैं, व्यक्तिगत विक्रय किसे कहते हैं। देखो, व्यक्तिगत विक्रय का मतलब ये होता है जब मालिक या कोई भी मालिक के मतलब जब हम किसी भी ग्राहक से प्रत्यक्ष रूप में संपर्क करके उसको अपना माल विक्रय करते हैं, तो ऐसी सेलिंग को हम पर्सनल सेलिंग के नाम से जानते हैं। ऐसी सेलिंग को हम क्या कहते हैं, पर्सनल सेलिंग कहते हैं। तो पर्सनल सेलिंग होती क्या है? व्यक्तिगत विक्रय वह विक्रय है जिसमें किसी वस्तु को संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाता है। मतलब जब हम कोई वस्तु किसी को बेचते हैं तो उससे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं, उसके पास जाकर या वो हमारे पास आता है, उसको उस प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ बताते हैं, उस प्रोडक्ट के यूजेस बताकर उसको बेचते हैं। मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी क्रेता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं तो ऐसी सेलिंग क्या कहलाती है, हमारी व्यक्तिगत विक्रय कहलाती है। ऐसा चीज़ क्या कहते हैं, पर्सनल सेलिंग के नाम से जानते हैं। तो पर्सनल सेलिंग के समझ में आया कि पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है? जब हम किसी वस्तु को बेचने के लिए क्या करते हैं, व्यक्तिगत सेलिंग करते हैं। किसी वस्तु को बेचने के लिए किसी क्रेता से प्रत्यक्ष रूप में संपर्क करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सेलिंग कहते हैं। व्यक्तिगत विक्रय या पर्सनल सेलिंग के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम उसे व्यक्तिगत विक्रय या पर्सनल सेलिंग के नाम से उसे हम जानते हैं। अगला है व्यक्तिगत विक्रय के महत्व क्या क्या है। व्यक्तिगत विक्रय के महत्व क्या क्या है? तो व्यक्तिगत विक्रय का पहला महत्व क्या है, ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि। इससे क्या होता है, ग्राहकों के साथ क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। ग्राहक भी संतुष्ट होता है कि उसे हर चीज़ पता लग जाती है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, इस प्रोडक्ट की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, इस प्रोडक्ट की क्या क्या बुराइयाँ हैं, ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, कब काम करेगा, कितना काम करेगा, कहाँ काम करेगा। तो क्या है, ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि रहती है। ग्राहक पूरा संतुष्ट रहता है कि हाँ, अब मुझे ये होना है इस प्रोडक्ट पे, अब ऐसे यूज़ होगा, इतनी गारंटी है, इतनी वारंटी, क्योंकि आप पर्सनल तौर पर उसको बताते हो, व्यक्तिगत रूप में उससे मिलकर बताते हो। अगला है बिक्री का एक प्रभावशाली अस्त्र। ये क्या है, बिक्री का एक बहुत ही प्रभावशाली अस्त्र है। बिक्री का प्रभावशाली अस्त्र क्यों है? क्योंकि यहाँ आपका किसी ग्राहक के साथ व्यक्तिगत संबंध होता है। वो आपको देख रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, आप प्रोडक्ट के बारे में जो बता रहे हैं उसको सुन रहा है, उसको समझ रहा है। अब व्यक्तिगत सेलिंग में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो सब लिखा होता है, उसी को पढ़ लेता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन व्यक्तिगत संपर्क क्या, ये एक प्रभावशाली अस्त्र है। क्यों? जब ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं तो आप पर कोई दबाव थोड़ी नहीं होता है कि आप इस वस्तु को खरीद लोगे। आपको अच्छी लगी, आपने खरीद ली, नहीं अच्छी लगी, आपने हटा दी। लेकिन व्यक्तिगत संपर्क में क्या होता है, आप कोई वस्तु के बारे में पूछने जाते हो और वो आपको, जो सामने वाला आपका विक्रेता होता है, वो इस तरह से बताता है कि आप उस वस्तु को सिर्फ पूछने गए थे उसके बारे में और वो क्या हुआ, आपने खरीद ली। ऐसा होता है ना। तो ऐसी मतलब क्या, ये बिक्री का ये एक प्रभावशाली अस्त्र है, एक पावरफुल वेपन है। अगला क्या है, ग्राहकों की सभी शंकाओं का समाधान। इससे क्या होता है, ग्राहकों की जितनी शंकाएं होती हैं उन सबका समाधान हो जाता है। ग्राहकों की जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी उनके क्वेश्चन होते हैं, आप उन सबका आंसर दे देते हो। जो भी, भाई ये कैसे यूज़ होगा, आप बता दो, भाई ऐसे यूज़ होगा। इसकी गारंटी कितनी, आप बता दो, इसकी गारंटी इतनी है। इसकी वारंटी कितनी, इतनी है। कितना चलेगा, इतना चलेगा। तो हर चीज़ आप बता देते हो। तो ग्राहकों की जितनी भी शंकाएं होती हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी उसके प्रश्न होते हैं आपके प्रोडक्ट को लेके, वो सारे प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाते हैं। अगला, इसके लाभ क्या क्या है, व्यक्तिगत विक्रय के लाभ क्या क्या है। तो व्यक्तिगत विक्रय के पहला जो लाभ है वो है हमारा
भावी ग्राहकों का पता लगाना। इससे क्या होता है, जो भी हमारे ग्राहक होते हैं, भावी ग्राहक होते हैं जो हमारी वस्तु ले, उनका सबका पता लग जाता है कि कितने ग्राहक हैं, किस तरह से वो का हमारे यहाँ खरीदारी करने आते, कितने ग्राहक हैं, किस कैटेगरी के हैं। तो क्या भावी ग्राहकों का पता लग जाता है। अगला क्या है, शंकाओं का समाधान करना। दूसरा प्रॉफिट क्या है कि जितने भी शंकाएं होती हैं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था, जितनी भी शंकाएं होती हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं, वो सारे ग्राहक की क्लियर हो जाते हैं, ग्राहक को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। वस्तु का प्रदर्शन करना। इससे क्या होता है, आप वस्तु के बारे को दिखाते हो उसे कि देखो ये है आपकी प्रोडक्ट, ये इस तरह से इस्तेमाल करा जाएगा, इस तरह से यूज़ करा जाएगा, इस तरह से इस पर कार्य किया जाएगा, इतनी इसकी गारंटी है, इतनी वारंटी है, अगर बिगड़ जाए तो कैसे संभलेगा। तो यहाँ क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्रदर्शन हो रहा है, लोग उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। खरीदार तो एक ही होता है, लेकिन दुकान में और बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वो भी उसको देख रहे होते हैं। तो क्या होता है, आपकी वस्तु का क्या हो जाता है, प्रदर्शन हो जाता है। गैर विक्रय कार्य करना। दूसरा क्या, जितने गैर विक्रय कार्य हैं, भाई बेचने के लिए क्या काम करना, रेट बताना, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे काम आपको करना पड़ते हैं। जैसे आप उसके बारे में बताते हो, उसकी अच्छाई बताते हो, उसकी गारंटी वारंटी बताते हो, उसकी मरम्मत करवाते हो। तो जितने गैर विक्रय कार्य हैं ना, वो भी किए जाते हैं। तो ये तो इसके लाभ। अब इसके दोष क्या क्या हैं। तो पहला दोष है अधिक लागत। देखो, व्यक्तिगत विक्रय करने में सबसे मेन चीज़ होती है कि लागत बहुत आती है। क्या होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको हर जगह जाना और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सारा खर्चा निकालते हैं। तो क्या होता है, आपकी अधिक लागत आती है। दूसरा, सही समय पर उपस्थित होने में कठिनाई। मतलब हर जगह तो आप उपस्थित नहीं हो सकते ना, आपकी कंपनी है तो हर जगह व्यक्तिगत रूप से तो नहीं उपस्थित हो सकते हो। तो ये भी इसकी दोष है कि आप हर जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते। अगला, अच्छे विक्रयकर्ताओं का अभाव। और ऐसा आजकल बहुत कम पाया गया है कि अच्छे विक्रेताओं का क्या अभाव होता है। अच्छे विक्रेताओं का क्या होता है, अभाव होता है ना। अगला क्या, कार्य। इसके कार्य क्या क्या हैं। तो पहला कार्य है बिक्री करना। पहला कार्य क्या है, बिक्री करना। पहला काम क्या होता है व्यक्तिगत विक्रय का, कि बिक्री करना। भाई ये कार्य किया जा रहा है बिक्री करने के लिए, ये जितना भी काम किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए। जितने बार उसके बारे में बता रहे हो, क्योंकि हर ग्राहक का, हर दुकानदार का ये चाहत होती है, ये उसकी कोशिश होती है कि जब भी उसके दुकान पर कोई ग्राहक आए तो वो उससे बिक्री करे, मतलब उसको सेल, कुछ ना कुछ सेल कर दे, है ना। अच्छा, अगला है सेवा करना। दूसरा काम क्या है उसका, सेवा करना। वो सेवा कर रहा है। सेवा कैसे कर रहा है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसको चला कर दिखा रहा है, उसको कैसे यूज़ करना है ये बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी सेवा भी होती है। अगला है बिक्री का रिकॉर्ड रखना। इसमें क्या होता है, बिक्री का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आपने कितना सामान बेचा, कितने रेट में बेचा, कब बेचा, स्टॉक में कितना रह गया है। तो पूरा रिकॉर्ड इसमें रखना पड़ता है। अगला, ख्याति में वृद्धि होना। ऐसा क्या होता है, जब व्यक्तिगत रूप से आप अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप सेलिंग करते हैं, तो प्रचार करते हैं, इसे प्रचार करना भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, आपकी ख्याति में वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों को लगता है देखो मालिक खुद आके सामान, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, मालिक क्या कर रहा है, खुद प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो ख्याति में क्या होती है, तरह से वृद्धि हो जाती है। व्यक्तिगत विक्रय में ही एक आता है व्यापारिक मेले। व्यापारिक मेले क्या होते हैं, जब अपने व्यापार को प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी जगहों पर मेले लगाए जाते हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो उन्हीं के बारे में बताया। तो व्यापारिक मेलों के लाभ क्या क्या होते हैं। पहला है, छोटे निर्माताओं को अवसर मिलता है। आपने देखो शनिचर बाजार लगता है, इतवार बाजार लगता है, बुध बाजार लगता है। तो ये सब क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ये अपना सामान वहाँ लेकर आते हैं, बेचते हैं। तो छोटे छोटे व्यापारियों को क्या होता है, एक अवसर प्राप्त होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। अगला क्या है, भावी वस्तुओं को विदेश में प्रदर्शन करने से व्यापक संपर्क। इससे क्या होता है, जब आप इंटरनेशनल तौर पर करते हो तो अलग देश में जाकर वहाँ के व्यापारिक मेलों में भाग लेते हो, तो विदेशी प्रदर्शन करने से व्यापक संपर्क, तो आपका जो संपर्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा ग्राहक आपको देखते हैं। अगला क्या, प्रतिस्पर्धा की जानकारी। इससे एक चीज़ और पता लग जाती है आपकी कि प्रतिस्पर्धा कितनी है, आप जिस मार्केट में हो उस मार्केट में कंपटीशन कितना है और किस लेवल का है, किस प्रोडक्ट के लिए कितना कंपटीशन है, किस तरह से कंपटीशन लड़ा जाए, किस तरह से उस पर जीत हासिल करी जाए। तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन आपका जो है वो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। फिर ग्राहकों की प्रतिक्रिया। इससे क्या होता है, ग्राहकों की प्रतिक्रिया के बारे में पता लग जाता है, ग्राहकों की प्रतिक्रिया कैसी है आपके प्रोडक्ट को लेकर, वो आपके प्रोडक्ट के लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं आपके प्रोडक्ट को लेकर। तो क्या ग्राहकों की प्रतिक्रिया के बारे में पता लग जाता है। अगला क्या, सरकार की आय में वृद्धि। सरकार की बात, जाहिर सी बात है, सरकार को टैक्स मिलेगा इन सब चीज़ों पर, और जब टैक्स मिलेगा तो उसकी आय में वृद्धि होगी। अगला है व्यापारिक मेलों के दोष। तो सबसे पहला अनियमित होना।
अनियमित होना। अनियमित का मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर जो मेला लग रहा है वो 10 दिन बाद फिर लगे, हो सकता है 20 दिन बाद लगे, हो सकता है 50 दिन बाद लगे, हो सकता है दूसरे दिन लग जाए। तो ऐसा क्या है, इसका अनियमित होते हैं ये, इनका कोई डेट सीमित नहीं होता। दूसरा सीमित प्रभाव, इनका जो प्रभाव होता है वो सीमित होता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास और लो क्लास के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। उच्च हाई क्वालिटी के जो व्यापारी होते हैं या हाई क्वालिटी के जो लोग होते हैं वो यहाँ कम आना पसंद करते हैं। अगला क्या, अधिक लागत, और इसमें लागत बहुत होती है। आपका मेला कहीं लगा है, जैसे मान लो आप यूपी में रहते हो, एमपी में मेला लग रहा है, तो एमपी तक अपने सामान को लेकर जाओगे, वहाँ अपनी दुकान लगाओगे, तो इनका लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत विक्रय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत विक्रय का क्या महत्व है? तो पहला क्या, विदेशी बाजारों का दौरा करना। इससे क्या होता है, आप विदेशी बाजारों का दौरा करते हो, विदेश में जाके अपने सामान को बेचते हो, तो विदेशी बाजारों का दौरा करते हैं, आपको पता लग जाता है विदेशी बाजार किस तरह से हैं, किस तरह से सेलिंग हो रही है, किस तरह का प्रोडक्ट वहाँ पर बिक रहा है, किस लेवल के ग्राहक वहाँ पर आते हैं, किस तरह से वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, प्रोडक्ट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना। दूसरा क्या, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेले लगते हैं उसमें भाग लेते हो, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ जाती है, नए नए ग्राहक आपसे जुड़ते हैं, आपकी सेलिंग बढ़ती है। अगला क्या है, भारत में आने वाले विदेशी ग्राहकों से संपर्क स्थापित करना। और जो भारत में जो टूरिस्ट आते हैं, जो उनसे आप संपर्क स्थापित करते हो, उनसे आप टूरिस्ट से संपर्क स्थापित करते हो, उनको अपनी वस्तुएं बेचते हो, ताकि इससे क्या होता है, आपके कल्चर का विकास होता है, आपके लाभ में वृद्धि होती है, आपका व्यापार का विकास होता है। तो ये थे आपके व्यक्तिगत विक्रय। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, और मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।